नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। सेशन नंबर 36। आमतौर पे इंसानों की एक आदत होती है कि वो खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पैसे को फेंक नहीं सकते। यानी स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर थ्रो नहीं कर सकते। और शायद ये अनइंटेंशनली होता है, ये जानबूझ के नहीं होता है। जहां भी उनको लगता है कि यहां पर हमारा पैसा गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो वहां पर वो अपने आप को रोक लेते हैं। इसीलिए सेल्समैन की यह ड्यूटी बनती है कि वो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ये डाले कि आपका पैसा बेकार नहीं जा रहा, व्यर्थ नहीं जा रहा। आप इसको या तो खर्च कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। मुझे याद है तकरीबन शायद 1997 की बात होगी। मैं सनग्लासेस लेने के लिए एक दुकान पे गया। उसने मुझे रेबैन का गॉगल्स दिखाए 12,000 रुपए की। 97 में 12,000 के गॉगल्स। मेरी तो वो औकात भी नहीं थी, मेरा बजट भी नहीं था। 100, 200, 500 में अच्छी गॉगल्स मिल जाती थी। आज भी 100 रुपए में बाजारों में लोग बेच रहे हैं और दुकानों में 500 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो कहते हैं जी 12,000 की ये गॉगल्स। मैंने कहा यार मुझे 100, 200, 400 वाली दिखा, मेरा बजट नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में वो खर्चा या इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मेरे दिमाग में था ये पैसा बेकार जाएगा, क्योंकि पहनने तो सनग्लासेस ही है। तो मुझे दुकानदार ने समझाया कि सर थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। एक बात तो पक्की है कि 10 साल ये आपके पास रहेंगी, इसकी लाइफ है। ना इसके ग्लासेस खराब होंगे, ना वहां पर कोई स्ट्रेन पड़ेगा, ना स्क्रैच पड़ेगा। और जो इसका फ्रेम है उसकी गोल्डन पॉलिश भी कहीं नहीं जाने वाली है। जैसे आज आपको दिखाई देता है वैसा ही इसमें 10 साल के बाद भी दिखाई देगा। मैंने कहा मैं जानता हूं यार 10 साल लाइफ तो होती है, लेकिन मेरे पास 12,000 रुपए का बजट नहीं है। तो उसने कहा कि सर रेबन का एक अपना ब्रांड भी तो है ना। मैंने कहा यस मानता हूं। तो उसने मेरे से पूछा कि आप काम क्या करते हो। मैंने कहा जी मैं लाइफ इंश्योरेंस में सेल्समैन हूं। तो उसने कहा कि आप एक दिन में कितने लोगों को मिलते हो। मैंने कहा रफली 10 लोग। तो महीने में 250 हो गए। मैं कहा यस। फिर 250 को 100 मान ले। मैं 100 मान लो। तो साल में हो गए 1200। इसका मतलब है कि अगर आपने 12,000 रुपया खर्चा 10 साल इस गॉगल्स को यूज किया, तो हर साल का जो आपका खर्चा है वो होगा 1200 रुपए का, और एक महीने का होगा 100 रुपए का। तो अगर 100 लोगों के पास आप जाते हो, 100 प्रोस्पेक्ट्स को मिलते हो, तो 1 रुपया पर प्रोस्पेक्ट कॉस्ट आई उसको ये दिखाने के लिए कि आप एक ब्रांडेड आइटम यूज करते हो, आप सक्सेसफुल सेल्समैन हो, अच्छी चीज खुद इस्तेमाल करते हो। 1 रुपए में आपने उसको दिखा दिया। मेरा दिमाग भी चलना शुरू हो गया। यार बात तो ठीक है कि 1 रुपया पर कस्टमर इसकी कॉस्ट आ रही है। तो उसने मुझे जो मैं 200-400 की चीज मांग रहा था 12,000 रुपए में बेच दी। और मैं उसको लेके इतना सेटिस्फाई हुआ कि मैं रेबन का ब्रांड लॉयल बन गया। मैं आज तक जब भी सनग्लासेस खरीदता हूं तो रेबन के ही खरीदता हूं। मेरे घर में भी सभी लोग रेबन के ही खरीद रहे हैं। मैं ब्रांड प्रमोटर नहीं हूं, लेकिन जब अच्छी चीज आप लेते हो तो आपके मुंह से उसकी तारीफ निकल आती है। समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप सेल्समैन हो और जो भी आप बेच रहे हो और सामने वाले को लगता है कि ये महंगा है, इसका मतलब है कि उसको ये लग रहा है कि उसके पैसे बेकार जाएंगे। वो इन्वेस्ट करे या खर्च करे, उसको ये कन्विंस करना है। तो आप उस अमाउंट को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करके उसकी वैल्यू उसको समझा सकते हो कि तेरे पैसे बेकार जाने वाले नहीं हैं। एक जो साइकोलॉजी हर किसी के दिमाग में है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया और उसकी जो रिटर्न है वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे कोई इंटरेस्ट दे रहा है, चाहे कोई आपको प्रॉफिट दे रहा है।
तो अगर आपने कोई टाइम लगाया, उसकी जो वैल्यू आपको मिल रही है, उसके बदले में जो फायदा आपको मिल रहा है, वो आपके टाइम की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। और ये चीज भी आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कॉस्ट तो इतना नहीं करेगी जितना वो फायदा दे सकती है। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे ही बिकते हैं कि कॉस्ट इतनी नहीं करते हैं जितना फायदा दे सकते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट में, आप अपने सर्विस में ये दो साइकोलॉजीज मिक्स कर लीजिए। एक कि आपने उसको ये समझाना है कि उसकी जो वैल्यू है, जो फायदा है, वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा है। और दूसरा, आपने उसकी प्राइस को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करने की कोशिश करनी है ताकि उसको वो अफोर्डेबल लगे। हाँ, अगर उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं तो फिर वो डेफिनेटली शायद नहीं खर्चेगा। हाँ, उधार ले सकता है, क्रेडिट कार्ड पे ले सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे भी तभी लेगा अगर वो महीने के बाद उतने पैसे अफोर्ड करता है। ईएमआई के ऊपर भी तभी लेगा अगर उसकी ईएमआई अफोर्ड करता है। तो एक चीज तो क्लियर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप जो प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे, इतना तो आप स्टडी कर लेते होंगे ना कि वो किस लेवल तक अफोर्ड करता है, वो इसका कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, कभी गलती लग गई, वो अलग बात है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक लाइफ इंश्योरेंस का भी किस्सा सुनाता हूं। मैं एक बंदे के पास बात करने गया, जैसे मेरा तरीका है, मैं इधर उधर की बातें करता हूं, घुमाता हूं, बहुत कुछ डिस्कस करता हूं। उसके बाद उसके मुंह से निकलता है मेरी प्रोडक्ट के बारे में, यानी जो भी मैं बेचता हूं या जो बेचता था। तो उसने कहा जी कि लाइफ इंश्योरेंस मैं करवा के क्या करूंगा, खुद मरे जग परलय। इसका मैंने पूछा कि मतलब क्या है। कहते इसका मतलब है जब हम मर ही गए तो हमारे बाद जग में, दुनिया में परले भी आ जाती है, दुनिया तबाह भी हो जाती है, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने कहा यार ये कहना बहुत आसान है कि दुनिया में परले आ जाए तो तुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तेरे परिवार में अगर परले आ गई तेरे जाने के बाद, तो तब बता जो तेरी फोटो घर में लगी है वो उतर जाएगी। तेरे जाने के बाद तेरी वाइफ यही बोलेगी कि मेरे लिए कुछ भी करके नहीं गए। जब भी कोई मरता है उसके बाद में उसके परिवार में जो सबसे बड़ा टॉपिक डिस्कस होता है वो यही डिस्कस होता है कि उसके जो डिपेंडेंट हैं, उसके जो परिवार वाले लोग हैं, उसकी जो स्पाउस है, जो उसकी वाइफ है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, क्या वो गुजर कर पाएंगे। ऐसा कुछ इंतजाम करके गया है कि ऐसा कुछ उसने, चाहे वो इनकम का जरिया बनाया हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, तो क्या ऐसा कुछ करके गया है कि वो सब डिपेंडेंट अपनी लाइफ निभा पाएंगे। ये पॉइंट डिस्कस होता है। दुख तो अमीर को भी होता है। जब हस्बैंड मरता है तो कितना भी करोड़पति हो, वाइफ के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन अगर पैसा घर में हो तो कंपैरेटिवली वो कष्ट, वो दुख कम तंग करता है। तो इसलिए ये कहना बहुत आसान है कि आप मरे जग परले, पूरी दुनिया में परले आ जाए मुझे क्यों, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त तो समझ गया होगा, तो इमेजिन कर ले कि तेरे घर में वो परले आ चुकी है। क्योंकि अगर बंदा मर गया और उसके बाद उसका परिवार भी बिना मरे ही मर गया, उसको भी झटका लगा। मेरे से प्रपोजल फॉर्म लिया और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद ली। इसी सिलसिले में एक और बात मुझे याद आ गई। बंदा कहता है कि यार मैं किसी भी हालत में पॉलिसी तब भी नहीं लेने वाला हूं, अपने आप मेरा परिवार देखेगा, कहां से आना है, कैसे आना है, वो उसकी चिंता है, मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मैंने कहा पहली बात है कि मैं मान लेता हूं कि तुझे ये चिंता नहीं है, पर अगर तू ना मरा और जिंदा रह गया, मैं तुझे 20 साल की पॉलिसी बेच रहा हूं, तेरी एज है 35 इयर्स, 55 तक तेरे मरने के चांसेस बहुत कम है, बहुत प्रोबेबिलिटीज कम है। इसीलिए तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का रेट लगता है ना, वो एज के अकॉर्डिंगली लगता है।
कि जितनी एज बढ़ती है उतनी प्रोबेबिलिटीज मरने की बढ़ जाती हैं और उतना प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है। तो मैंने कहा तू 55 तक तो मरने वाला है ही नहीं। तो ये इमेजिन कर कि तू नहीं मरा और तेरे हाथ में इसी पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट आ गई, तो फायदा किसका है? कहता वो तो मैं फिर इतने पैसे तो बैंक में भी जमा करा सकता हूं। मैं कहा यही तो फर्क है मेरे दोस्त। बैंक में तो 5,000 रुपया साल का जमा कराना शुरू कर दे तो 20 साल के बाद 1 लाख प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस की जब तू पॉलिसी लेता है तो 5,000 रुपया जमा कराना शुरू कर दे और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया पहले दिन से ही हो जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक ऐसी जायदाद है जो बनने से पहले ही आप अपने नॉमिनी को, आप अपने डिपेंडेंट को ट्रांसफर कर देते हो कि अगर मैं रहूंगा तो ये जायदाद मेरे पास आ जाएगी और मैं नहीं रहा तो ये जायदाद मेरे डिपेंडेंट को, मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। और वहां पर भी पॉलिसी बिक गई। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आज मैंने 2 चीजें टच की हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो आपकी है। मेरे कोर्स में जो मुझे फीडबैक मिल रही है वो यही फीडबैक मिल रही है कि लोग इस बात से खुश हैं कि मैं बहुत से वर्टिकल्स टच कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके वर्टिकल में किसी और वर्टिकल की एग्जाम्पल ज्यादा स्टीक होती हो। अप्लाई करते रहना, एग्जीक्यूट करते रहना। मेरे आशीर्वाद आपके साथ हैं। कल